कि बड़ा दुखदाई है हमारे क्षेत्र के लिए कि एक इतना पुराना ज़िला जो बहुत समय से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और इस क्षेत्र में मैं कहूँ कि कई बार इस बात को लेकर संघर्ष भी हो चुके हैं। ये आवाज़ अगर वो जनप्रतिनिधि हमारे उठाते तो आज ये हालात पैदा नहीं होती, क्योंकि अब एक मैं कहूँ कि सिर्फ नाम बचा हुआ है महेंद्रगढ़ का। वैसे तो वर्तमान में जितने भी हमारे दफ्तर हैं किसी विभाग के वो सब नारनौल हैं और हर काम के लिए हमें नारनौल जाना पड़ता है। वो भी अगर ख़त्म हो जाता है तो पूर्ण रूप से इसकी पहचान हर समय पर हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार भी हुआ है और अनेक फैसले आते हैं जो हमारे क्षेत्र के खिलाफ होते हैं। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। हम पिछले काफ़ी समय से देखते आए हैं, जब भी हमने महेंद्रगढ़ का दौरा किया या जब भी हमने महेंद्रगढ़ के हकों के लिए किसी को लड़ते देखा तो वो एक ही नाम हमें उस समय नज़र आया था, वो था कुलदीप यादव, जो कि सरताज ग्रुप के पीआरओ हैं। वो आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं क्योंकि मुद्दा कुछ गर्म है। मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले बातें होना शुरू हुई, अखबारों के अंदर चीज़ें आई, सोशल मीडिया पे जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन सभी ने डाला और उसके बाद मुद्दा गर्म हुआ कि महेंद्रगढ़ की कहीं पहचान ना छीन ली जाए। जब हरियाणा की बात हुई तो उसमें 2 ज़िलों की बनाने की बात हुई, अगर मैं बात करूं हांसी की और गोहाना की। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो महेंद्रगढ़ पिछले काफ़ी समय से अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है, लेकिन वही महेंद्रगढ़ तब से बना हुआ है जब हरियाणा भी नहीं था। पंजाब के समय से वो अस्तित्व में रहा है, लेकिन उसके बाद जब हरियाणा बना तो उसकी साख भी जाती रही और साथ साथ अब तो यहाँ तक समय आ गया कि अस्तित्व पे बात बन आई है और संकट इतना गहरा गया है कि अब तो नाम ही चेंज करके नारनौल रखने की बातें भी हो रही हैं। चलिए हम इनसे जान लेते हैं और सबसे पहले इनसे इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या महेंद्रगढ़ की अपनी पहचान को खोता जा रहा है और ये किसके कारण हो रहा है। सर, सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सर, आप ये बताएं कि आज के दिन जो स्थिति महेंद्रगढ़ की बनी है और अब इस सरकार में जो स्थिति बनी है, इसके पीछे क्या कारण लगता है? देखिए, जहाँ तक आपने स्थिति की बात करी तो चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे इससे पूर्व की सरकारें रही हों, और लगभग मैं कहूँ कि महेंद्रगढ़ एक कितना पुराना ज़िला है। जैसे आपने इस बात को दोहराया है कि जब अपना हरियाणा भी नहीं बना था, उससे पुराना इतिहास हमारे महेंद्रगढ़ का रहा है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य पंजाब से अलग बना। उस समय भी जब 7 ज़िले जो होते थे उनमें सबसे बड़ा महेंद्रगढ़ ज़िला था। लेकिन ये हमारे क्षेत्र का मैं कहूँ कि दुर्भाग्य रहा है कि उस समय से लेकर अब तक महेंद्रगढ़ से जैसे अलग ज़िले बन गए, दादरी हमारे से बनी, रेवाड़ी हमारे से बनी, जो हमारी मैं कहूँ कि तहसील होती थी उनको आज ज़िले का दर्जा मिल गया, लेकिन महेंद्रगढ़ को उसका अधिकार नहीं मिल पाया। इसका सबसे मेन कारण रहा है कि जो जिला मुख्यालय है वो सरकार ने नारनौल में स्थापित कर दिया और धीरे धीरे जितने भी जो हमारे हेडक्वार्टर थे किसी भी विभाग से संबंधित वो धीरे धीरे सारे नारनौल स्थापित कर दिए गए और महेंद्रगढ़ सिर्फ एक सब डिवीज़न बन के मैं कहूँ कि सब डिवीज़न वाली सुविधा यहाँ प्रॉपर रूप से नहीं मिल रही। और अब फिलहाल वर्तमान के जो हालात की आपने बात करी कि फ़िलहाल कल हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि हरियाणा सरकार ने जो एक कमेटी बनाई है, जब भी कोई नई तहसील बनाई जाता है, नया ज़िला बनाया जाता है, जैसे मुख्यमंत्री कहीं भी घोषणा कर देते हैं कि भी आने वाले समय में इसको ज़िला बनाया जाएगा, इसको तहसील बनाई जाएगी, तो उससे संबंधित फिर पूरे हरियाणा में कुछ मंत्रियों को मिलाकर, कुछ अफसरों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी इस बात का निर्णय करती है कि आने वाले समय में पूरे हरियाणा से कितने ज़िलों को बढ़ाया जाएगा, कितनी तहसील बढ़ेंगे, कितने सब डिवीज़न बढ़ेंगे, उन सब पर निर्णय लिया जाता है। तो कल न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला कि आने वाले समय में हरियाणा में 2 नए ज़िले बनाए जाएंगे, गोहाना और हांसी, जो एक बहुत पुरानी वो भी एक मांग रही है। लेकिन इसके साथ जो तीसरा फैसला था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें कहा गया कि अब जो महेंद्रगढ़ ज़िला है इसका नाम चेंज करके नारनौल कर दिया जाएगा और आने वाले समय में इसको नारनौल ज़िले के नाम से जाना जाएगा। तो ये फैसला मैं कहूँ कि बड़ा दुखदाई है हमारे क्षेत्र के लिए कि एक इतना पुराना ज़िला जो बहुत समय से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और इस क्षेत्र में मैं कहूँ कि कई बार इस बात को लेकर संघर्ष भी हो चुके हैं, लेकिन हर बार सरकार और मंत्रियों की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिले हैं और उस वजह से आज तक हमारी ये मांग पूरी भी नहीं हो पाई। और कल वाला जो फैसला है वो तो मैं कहूँ कि सबसे
चिंतनीय है हमारे क्षेत्र के लिए कि अगर ऐसा होता है तो हमारे महेंद्रगढ़ की जो एक बहुत पुरानी जो हमारी एक पहचान है उसका अस्तित्व आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। और ये इस वर्तमान सरकार का भाजपा और जसपा का महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत, मैं कहूँ कि एक नेगेटिव फैसला होकर आने वाले समय में इसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। सर, आपने अभी बात कही कि वर्तमान सरकार ने, तो क्या कारण लगता है आपको कि वर्तमान सरकार जो ये फैसला ले रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखो, इससे पीछे का कारण तो वर्तमान में तो क्या बताएं, लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे क्षेत्र को जो अधिकार नहीं मिला, उसका जो मेन बेसिक कारण रहा कि एक तो यहाँ जागरूकता का अभाव रहा लोगों में, दूसरा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो कमज़ोर जनप्रतिनिधि होने के कारण, जब अब कोई भी जैसे अपनी सेना लड़ाई लड़ती है तो अगर कप्तान मजबूत होगा तो निश्चित रूप से वहाँ जीत हासिल होती है। अब यहाँ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता जो हमारे क्षेत्र के प्रति रही, चाहे वो पूर्व के हों चाहे उससे पूर्व के हो, एक क्षेत्र के प्रति जो उदासीनता रही वो उदासीनता ही सबसे बड़ा कारण है कि आज ये स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। और वो कोई एक दिन में नहीं हुई, ये धीरे धीरे हर सरकारों में जो हमारे ऑफिस थे वो एक एक करके नारोल स्थापित हुए हैं। अगर उसी समय ये आवाज़ अगर वो जनप्रतिनिधि हमारे उठाते तो आज ये हालात पैदा नहीं होती। क्योंकि अब एक, मैं कहूँ कि सिर्फ नाम बचा हुआ है महेंद्रगढ़ का। वैसे तो वर्तमान में जितने भी हमारे दफ्तर हैं किसी विभाग के, वो सब नारनौल हैं और हर काम के लिए हमें नारनौल जाना पड़ता है। और जितना भी हरियाणा सरकार का या दूसरी सरकार जो पत्राचार होता है सरकार का, वो सब नारनौल के नाम से होता है। महेंद्रगढ़ का नाम उसमें कहीं देखने को नहीं मिलता। चाहे वर्तमान में आप देखते हैं कि ये कोरोना पेशेंटों की जो लिस्ट आती है वो भी पिछले 10-15 दिन से उसमें महेंद्रगढ़ का नाम कहीं नहीं मिलेगा। 22 जिलों में नारनौल का नाम आता है, जबकि ज़िला महेंद्रगढ़ है। तो पेपर वर्क में मैं बात करूं कि किसी गवर्नमेंट के किसी पत्राचार में हमारा नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम था कि महेंद्रगढ़ ज़िला है। अब वो भी अगर ख़त्म हो जाता है तो पूर्ण रूप से इसकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। और इसका जो सबसे अहम कारण मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि जो हमारे रहे हैं, चाहे वर्तमान के हो, चाहे पूर्व के हों, चाहे उससे पूर्व के हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, इनकी जो उदासीनता है वो सबसे बड़ा कारण रही है। सर, अभी एक बात और निकल के सामने आ रही है कि जहाँ पे 4 विधानसभाएं हैं, लेकिन 3 विधानसभाओं में जो सरकार है उसके प्रतिनिधि जीते हैं, लेकिन सिर्फ एक विधानसभा जहां से सरकार के विरुद्ध दूसरी पार्टी का प्रतिनिधि जीता है। तो क्या कहीं ना कहीं ये वो भी रोष सरकार के अंदर है, वो अपना गुस्सा निकालना चाहती है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ कांग्रेस से विधायक हैं। और दूसरा, अगर इस महकमे की हम बात करें तो अभी जेजेपी की और भाजपा की सरकार है। तो दूसरा हम बात करें तो दुष्यंत चौटाला इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है कल। तो ऐसा कोई ज़्यादा इस बात को हम कारण नहीं मान सकते भाई कांग्रेस का विधायक है तो वो कारण है। दूसरा, अगर हम पीछे के इतिहास में चलें तो यहाँ पीछे भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, उस समय भी हमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाया। उस सरकारों में भी उनकी पूरी चौधर थी और रामविलास शर्मा जी एक बड़े कदावर नेता हैं, तो उस समय भी हमारा समाधान नहीं हुआ। उससे पूर्व की बात करें तो दान सिंह जी 2 बार मैं कहूँ कि सत्ता में रहे हैं। उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, उस समय भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उससे पहले इनेलो की सरकार भी रही है, जब भी प्रतिनिधि रहे हैं। मतलब ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ये स्पेशल यहाँ के जो विधायक है कांग्रेसी है तो उस वजह से किया जा रहा है। ये तो हर जितने भी प्रतिनिधि रहे हैं, जितनी भी सरकारें रही हैं, महेंद्रगढ़ के साथ जो सौतेला व्यवहार है वो जब से जिला बना है तब से लगातार जारी है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि जनप्रतिनिधि की उदासीनता और लोगों में जागरूकता का अभाव ही इसके 2 मुख्य कारण रहे हैं। सर, आपने पहले भी चर्चा की है, आज भी आप बता रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कारण ये हुआ है सब कुछ, लेकिन आने वाले समय में आप कौन से कदम उठाएंगे ताकि इस क्षेत्र को बचाया जा सके, या इस जो अभी होने जा रहा है इसके खिलाफ कौन से कदम होंगे आप? देखो, जहाँ तक जिला मुख्यालय के लिए हमने लगातार संघर्ष किया है, ये आज कोई पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की घटना हमारे साथ क्षेत्र के साथ हुई है। समय समय पर हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार भी हुआ है और अनेक फैसले आते हैं जो हमारे क्षेत्र के खिलाफ होते हैं। और समय समय पर जब भी ऐसी कोई बात आती है तो हमने उसको सरकार और प्रशासन के सामने निरंतर उठाया है। और आज भी कल रात को जो मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से कि इस प्रकार का फैसला हरियाणा सरकार लाने की प्रयास कर रही है, तो हमने आज सुबह एसडीएम महेंद्रगढ़ को
उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमें उनको 7 दिन का समय दिया है। या तो 7 दिन में सरकार इस फैसले को बदलने का काम करे, अगर सरकार नहीं बदलती है तो जिस प्रकार से हमने पूर्व में जिला मुख्यालय के लिए कई बार जो है ना धरने प्रदर्शन किए हैं, तो आने वाले समय में भी हम निश्चित रूप से जो महेंद्रगढ़ की जनता है उसके साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन हम इस महेंद्रगढ़ के नाम को बचाव के लिए करेंगे। सर, आपने बड़े आंदोलन की बात कही, लेकिन पीछे भी आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, तो साथ साथ हम पहले भी बात कर चुके हैं इन मुद्दों पे कि आप महेंद्रगढ़ के लिए क्या चाहते हैं, और नारनौल जो आज के दिन डिस्ट्रिक्ट के सारे काम अभी आपने कहा कि वहीं से हो रहे हैं, तो नारनौल और महेंद्रगढ़ को क्या अलग कर दिया जाए, या फिर जो महेंद्रगढ़ की बची खुची शाख है उसको बचाने के लिए क्या किया जाए? देखो, जहाँ तक आपने नारनौल की बात करी तो ऐसा है कि नारनौल भी हमारे ज़िले का एक हिस्सा है। हम ये नहीं चाहते कि भी किसी दूसरे आदमी का अधिकार और हक छीना जाए, लेकिन ये ज़िला हमारा महेंद्रगढ़ है और आज का नहीं है, तो ये निश्चित रूप से महेंद्रगढ़ के क्षेत्र की जनता का एक अधिकार है कि ज़िला मुख्यालय यहाँ होना चाहिए। वो उनके पास है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर नियम कानूनों की हम बात करें तो महेंद्रगढ़ का हमारा हक और अधिकार है। उसके लिए कोई दो राय नहीं है कि भी नारनौल के साथ उसमें कोई भेदभाव होगा। दूसरा, अगर सरकार चाहे तो हमें इस बात का कोई परहेज नहीं है कि वे नारनौल को अलग ज़िला बना दिया जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से बनाए, क्योंकि आज हमारे ज़िले की क्षेत्रफल भी काफ़ी है, जनसंख्या भी काफ़ी है, और पंचकुला जैसे छोटे ज़िले आज हमारे हरियाणा में है। तो सरकार इसका, अगर मैं कहूँ कि परमानेंट कोई समाधान करना चाहे ताकि आगे भविष्य में इस बात का कोई रोष ज़िले में पैदा ना हो, तो नारनौल को अलग ज़िला बना सकती है। महेंद्रगढ़ ज़िला रख के एक और ज़िला बन सकता है। जिस प्रकार से झांसी को ज़िला बनाया जा रहा है, गोहाना को बनाया जा रहा है, तो नारनौल को भी अलग ज़िला बना दिया जाए और महेंद्रगढ़ का जो ज़िला हेडक्वार्टर यहाँ स्थापित करा दिया जाए, ताकि जो ज़िले में आज आपसी तनाव का माहौल बना हुआ है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत गलत समय पर आज ही इस प्रकार का माहौल सरकार को नहीं पैदा करना चाहिए। क्योंकि फ़िलहाल हम एक विकट परिस्थिति से, हमारा पूरा देश, हमारा राज्य, हम जूझ रहे हैं कि कोरोना नामक महामारी में, और उस महामारी के दौरान अगर इस प्रकार के फैसले आते हैं तो आपसी जो भाईचारा है वो निश्चित रूप से खराब होगा। नारनौल और महेंद्रगढ़ के लोगों का भाईचारा इसमें खराब हो रहा है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे फैसले ऐसे समय पर न लिए जाएं, और लिया जाता है तो फैसला इस प्रकार से लिया जाए ताकि वहाँ की जनता को भी परेशानी ना हो और महेंद्रगढ़ की जनता को भी परेशानी ना हो। सरकार उसको अलग ज़िला बनाए, हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये बात हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे कि महेंद्रगढ़ का नाम ही बदल के नारनौल कर दिया जाए। ये महेंद्रगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे उसमें फिर कितना भी तनाव पैदा हो, चाहे यहाँ की जनता को कितना भी संघर्ष करना पड़े। सर, दोनों जनप्रतिनिधि, एक पिछली सरकार का और एक वर्तमान जो यहाँ से विधायक हैं, वो उन दोनों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो महेंद्रगढ़ के लिए क्या करें इस समय पे? देखो, वैसे अगर बात करी जाए उनके इतिहास की, तो महेंद्रगढ़ की जनता और हम उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों को मिलाकर उन्होंने 35 साल इस महेंद्रगढ़ विधानसभा में राज किया है और लगभग हर सरकारों में उनकी हिस्सेदारी रही है। चाहे पूर्व की विधायक की बात करें तो वो 2-3 सरकारों में उनकी हिस्सेदारी रही है, गठबंधन सरकार में, और पिछली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार में वो एक बड़े कदावर नेता थे। तो जब वो 25 साल के दौरान यहाँ की जनता का कोई समाधान नहीं कर सकते, आज भी उनका बयान आया है कि भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनकी बातों पर महेंद्रगढ़ की जनता हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि पीछे जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं उसमें रामविलास शर्मा ने हर बार आश्वासन दिया है। पीछे भी जब 2017 की मैं बात करूं कि वो पिछली बार मंत्री बने, तो बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ में जो शपथ ग्रहण समारोह होता है प्रधान का, उसमें आए थे। तो उन्होंने उस समय भी वादा किया था कि भी जो एडीजी कोर्ट है, जो हमारी बहुत पुरानी मांग है, इसको वो जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे और दोबारा से वो बार एसोसिएशन के मतलब वहाँ जब भी आएंगे जब उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन आज तक वो 3 साल अब पूरा हो जाएंगे, तीसरी बार अब चुनाव होना था, नहीं हुआ इस कोरोना की वजह से, तो वो आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई। उसके बाद में जब महेंद्रगढ़ सम्मान संघर्ष समिति के माध्यम से हम धरना दे रहे थे, तो 9 जनवरी 2019 को रामविलास जी फिर दोबारा से हरियाणा सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनकर हमारे बीच में आए थे और उन्होंने बड़े इस बात का बड़ा दावा किया था कि भी मैं सरकार का प्रतिनिधि बन के आया हूं, और उन्होंने सिर्फ 1 महीने का समय मांगा था, 10 फरवरी 2019 का, कि इससे पहले जिले लेवल के जितने भी अधिकारी हैं और जो भी एडीजी कोर्ट है उसको परमानेंट, और उनको तब तक के लिए, जब तक हमारा जिला मुख्यालय स्थापित नहीं हो जाता, तब तक के लिए वो एक नोटिफिकेशन जारी करवा देंगे हरियाणा सरकार के माध्यम से कि अस्थायी रूप से वो यहाँ बैठने लग जाएं, ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो।
लेकिन उस बात को भी अब आप लगा के देखो कि 1.5 साल पूरा हो गया, उसके बाद में वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए कि भाई उस फाइल का क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने वो बात नहीं मानी या क्या कारण रहा, कोई स्पष्टीकरण उन्होंने आज तक नहीं दिया। उसके बाद में पिछले साल अगस्त महीने में जो हमारी बार एसोसिएशन है उन्होंने आखिर फिर दोबारा से एडीजी कोर्ट को लेकर शुरुआती धरना प्रदर्शन किया। तो उस समय भी जो रामविलास जी और राव नरवीर जी उनके साथ वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया कि एक थोड़ा सा समय मुझे और दो, और हमारी जो ये मैं कहूँ कि उस सेशन की आखिरी विधानसभा और आखिरी कैबिनेट मीटिंग जो है ना 30 अगस्त को होनी थी, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि अब की बार मैं आपका ये समाधान करवा के महेंद्रगढ़ में आऊँगा। लेकिन वो 30 अगस्त 2019 की जो आखिरी उनकी कैबिनेट मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने इस बात का न तो कोई समाधान करवाया और न ही उन्होंने विधानसभा में इसकी कोई पैरवी की। अगर पैरवी भी करी हो तो हम उन पर थोड़ा विश्वास कर लें कि उन्होंने प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस उन्होंने नहीं दिया महेंद्रगढ़ की जनता को कि उन्होंने कोई इस चीज़ की पैरवी की हो। तो मुझे और महेंद्रगढ़ की जनता को इस बात पर कोई विश्वास नहीं है कि भाई जो इन जनप्रतिनिधियों की हम कोई बात मानने और उन पर विश्वास करके ना इस बात को छोड़ दिया जाए। हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि जब कोई भी आंदोलन जब उग्र होता है, जैसे आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक बात बड़ी अच्छी देखी कि महेंद्रगढ़ के आज चाहे वो किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सभी ने एक बात डाली अभी महेंद्रगढ़ का हक हम लेकर रहेंगे, अच्छी एक मुहिम छेड़ी गई। तो कहीं ना कहीं उस मुहिम को तोड़ने के लिए ये नेता इस प्रकार के स्टंट करते हैं ताकि वो मुहिम ढीली पड़ जाए और ये बयान दे देते हैं। आज मैं काफ़ी बयान दे रहा हूँ, जैसे जेजेपी पार्टी के कुछ साथियों ने भी बयान डाले हैं भाई दुष्यंत चौटाला का हमारे पास मैसेज आ गया। अगर उनके पास कोई मैसेज आया है तो उस मैसेज को सार्वजनिक करें कि दुष्यंत चौटाला ने मतलब उनको क्या कहा है और क्या आगे की रणनीति है। और रामविलास शर्मा कह रहे हैं भाई मेरी मुख्यमंत्री से बात हो गई, उप मुख्यमंत्री से बात हो गई, तो वो भी उस बात को सार्वजनिक करें कि उनकी क्या बात हुई है, कब तक का समय दिया है, कब इसका समाधान होगा, तब जाके उस बात पर कोई विश्वास किया जाए। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि भाई इन नेताओं पर हम विश्वास करें या आने वाले समय में ये हमारा कोई समाधान करा पाएंगे। सर, अगर ये दोनों नेता एक मंच पे आते हैं महेंद्रगढ़ के लिए, तो क्या आप इन नेताओं के साथ मंच शेयर करेंगे या फिर सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या आम जनता है वो इन नेताओं के साथ आना चाहेगी? देखो, अगर महेंद्रगढ़ के सम्मान के लिए मैंने पहले भी एक बात दोहराई थी, आज भी वो आपसे पहले भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से दोहराई है कि महेंद्रगढ़ का हक लेने के लिए अगर सभी पार्टियों के नेता एक होते हैं तो बड़ी खुशी हमें होगी और एक अच्छा मैसेज सरकार के सामने जाएगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो। अगर सब एक मंच के नीचे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और अलग अलग अगर इस समय रणनीति चलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका समाधान हो जाएगा। को बीजेपी वाला कहेगा कि मेरी बात हो गई, कांग्रेस वाला कहेगा कि मेरी बात हो गई, और इसका समाधान सिर्फ एक है। अगर नेता चाहें, जनता चाहें, तो इसका सबसे बढ़िया समाधान ये है कि वर्तमान विधायक की सरकार नहीं है। नंबर एक बात यह है कि वर्तमान विधायक को सिर्फ सरकार पे ये दबाव बनाना चाहिए कि भाई 2 दिन के अंदर ये फैसला वापस लिया जाए। ये फैसला हुआ भी है कि नहीं हुआ है उसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बयान दे। वो एक विधानसभा का एक मैं कहूँ कि एक हिस्सा है और महेंद्रगढ़ विधानसभा से चुन कर गए हैं। 2 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो हमारे विधायक को वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर और मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री उनको मिलने का समय नहीं देते हैं तो उनको विधानसभा का बहिष्कार करना चाहिए ताकि सरकार पे इसका दबाव बने। अगर हमारे विधायक ऐसा नहीं करते हैं तो जनता को भी ये बात समझनी चाहिए कि हमारे विधायक हमारे साथ नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें कि पूर्व के विधायक की और सरकार से संबंधित रामविलास शर्मा की, तो अगर वो चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ को अधिकार मिले तो आज वो हारे हुए हैं, कोई उनके पास पद भी नहीं है। अगर वो सरकार पे दबाव बनाना चाहें और महेंद्रगढ़ हितैषी हैं तो उनको सिर्फ एक ही बात करनी चाहिए सरकार को, या तो 2 दिन में सरकार इसका समाधान करे, नहीं तो वो पार्टी के लिए हमेशा के लिए त्याग पत्र दे देंगे और वो महेंद्रगढ़ के जनता के बीच में आंदोलन के लिए तैयार खड़े हो जाएं। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि अब जेजेपी की भी सरकार में हिस्सेदारी है और ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री वो इसको संभाल रहे हैं। तो हमारे पास जेजेपी के जो यहाँ से विधानसभा के चुनाव लड़े थे वो जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और भी हमारे पास 10 से 12 पदाधिकारी हैं जो हमारी विधानसभा इस क्षेत्र में आते हैं। तो उनको एक निर्णय यही कर लेना चाहिए कि 2 दिन के अंदर उनको उप मुख्यमंत्री के पास मैसेज करना चाहिए कि या तो हमारी इस समस्या का समाधान कराएं, नहीं तो वो सभी सार्वजनिक रूप से और पार्टी से त्यागपत्र देंगे। और पहले भी ऐसा हुआ है। वो अगर अपनी मंशा के लिए उन्होंने 12 पदाधिकारियों ने हमारे महेंद्रगढ़ को त्यागपत्र दिया था
उसका कारण ये था कि वो जिला अध्यक्ष से खुश नहीं थे, तो उन्होंने सामूहिक रूप से रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, त्यागपत्र दे दिया कि जिला अध्यक्ष से खुश नहीं है। जब वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए त्यागपत्र दे सकते हैं तो ये तो हमारे लिए जिले की बात है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुला के ये कह सकते हैं कि भाई हम पार्टी से हमेशा के लिए त्याग पत्र दे देंगे अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इसका समाधान नहीं कराते हैं। ये तीन हो गई पार्टी लेवल की बात। अब आती है जनता की बात, और सबसे अहम रोल इसमें रहेगा जनता का। अगर जनता चाहे कोई आदमी किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे कोई कांग्रेस से हो, चाहे कोई भाजपा से हो, चाहे अदर पार्टी से हो, उन कार्यकर्ताओं को एक निर्णय लेना चाहिए, सिर्फ सब बातों को छोड़ के उन अपने नेता से, जैसे सपोज करो कि कोई दान सिंह से समर्थक है, उनको ये कहना चाहिए दान सिंह से, भाई या तो 2 दिन में आप जो है ना सरकार पे दबाव बनाओ, आप मुख्यमंत्री से मिलने का समय लो, मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देता तो आप सड़कों पर रहो। अगर वो भी उनकी बात को नहीं मानते हैं तो उनको भी मैं कहूँ कि विधायक से दूरी बना लेनी चाहिए कुछ समय के लिए, अभी हम आपके साथ नहीं हैं। वो ऐसे ही जैसे भाजपा के हैं, जैसे जेजेपी के पदाधिकारी हैं, तो पूरी जनता में जो भी आदमी है ना कहीं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारी एक एकजुटता खड़ी हो सकती है अगर जनता चाहे तो। सिर्फ 2 दिन का समय होगा, 2 दिन में मेहंदगढ़ का हर कार्यकर्ता ये कहना लग जाए या तो मेरा विधायक या मेरी पार्टी या मेरी सरकार या तो मेहंदगढ़ का समाधान करे, नहीं तो हम सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा देंगे। अगर पदों से इस्तीफा देने की अगर सब पैरवी कर लें हर कार्यकर्ता, तो मैं ये बात मान के चलो कि 100% इस बात का हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे वर्तमान के विधायक, पूर्व के विधायक या जेजेपी के पदाधिकारी इसकी पैरवी करें, या फिर आम जन जो है वो इसको लेकर सड़कों पर उतर आए और वो ये अपने नेताओं से सिर्फ एक बात कहे कि या तो इसका समाधान करवाओ, नहीं तो हम पार्टी छोड़ देंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो 100% हमारा समाधान हो जाएगा। नहीं तो जिस प्रकार से ये मांग पिछले 40-50 साल से रुकी हुई है, आने वाले समय में भी इस प्रकार मेहंदगढ़ की जनता परेशान होती रहेगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मेहंदगढ़ की जनता के सभी पदाधिकारियों से यही निवेदन करता हूं कि अगर आप सच में मेहंदगढ़ हितैषी हो और आपके अंदर अगर इस बात की पीड़ा है, तो आप कुछ दिन तक भूल जाओ कि आप कांग्रेस पार्टी से हो, भाजपा से हो, इनेलो से, आम आदमी, कोई किसी भी पार्टी से हो सकता है। राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग है, लेकिन मेहंदगढ़ के लिए सिर्फ 2 दिन का समय आप दो, अपनी पार्टी पे दबाव बनाओ। 2 दिन में हमारा समाधान हो सकता है अगर जनता चाहे तो। इसका समाधान मेरी नज़रों में ये है, और इसके लिए मैंने युवा साथियों से निवेदन भी किया है कि भी आप इस प्रकार की मुहिम को शुरुआत करी जाए। सर, अभी कुछ दिन पहले आपने एक मुद्दा और भी उठाया था, कोरोना काल में जो आपके विधायक हैं वो बाहर जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर बाहर जाते हैं, और दूसरे जिनकी अभी आपने बात की जेजेपी के जिला अध्यक्ष की, तो वो भी यहाँ नहीं रहते और विधायक भी यहाँ नहीं रहते। तो क्या आप इन दोनों से इस समय भी उम्मीद करते हैं जो यहाँ नहीं रहते वो इस समय पे यहाँ आएंगे और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे? नहीं, मैं उम्मीद की तो जब आपने उम्मीद वाली बात पूछी, जब मैंने बता दिया था कि इन नेताओं से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैंने एक अल्टरनेट बताया है कि उनके कुछ समर्थक कह रहे हैं कि भाई दान सिंह हमारे हितैषी है, मेहंदगढ़ का समाधान कराएंगे। तो मैंने एक शॉर्टकट में एक समाधान का एक फॉर्मूला बताया है। अगर विधायक चाहते हैं कि समाधान हो तो उसमें पॉइंट ये 3 ही है कि विधायक सरकार पर दबाव बनाए, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री नहीं मिलते तो विधानसभा का घेराव करें, वहाँ बात बनती नहीं है तो सड़कों पे आ जाए, हम उनके साथ हैं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो हम ये बात मान रहे, मेहंदगढ़ की जनता भी मान लेगी कि भाई वो हमारे साथ नहीं है। ये सच्ची बात है कि आपने जैसे कहा कि भाई वो मेहंदगढ़ नहीं रहते, तो अभी मान के चलो कि लॉकडाउन का कितना समय होगा, 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक मेहंदगढ़ के विधायक की सिर्फ 3 हाजिरियाँ हैं मेहंदगढ़ विधानसभा में। तो मुझे ऐसा कोई विधायक पूरे हरियाणा में नज़र नहीं आया, 90 विधानसभा हमारी हरियाणा में है, कि ऐसा कोई विधायक जनता ने चुनकर भेजा हो जो इतने लॉकडाउन के समय में और आज इतनी विकट परिस्थितियों में अपने क्षेत्र की जनता के साथ नहीं रह सकता, उनके बीच नहीं रह सकता, उनकी समस्याओं को समाधान नहीं करवा सकता। तो वही शिकायत मैंने तब भी लगाई थी। हमारी नाराज़गी सिर्फ एक ही है कि विधायक हमारा वो गुड़गांव में क्यों रही। अगर उनको गुड़गांव से ज़्यादा प्रेम है तो गुड़गांव से चुनाव लड़के देख ले। हम तो ये भी कहते हैं कि भाई उनको इस बात का भी आकलन हो जाएगा कि गुड़गांव के लोग उनको कितना प्रेम देते हैं। मेहंदगढ़ की जनता ने तो देखो उनको बहुत प्रेम दिया है। एक नॉर्मल आदमी को 3-3, 4-4 बार उनको विधानसभा में भेजा है और एक अच्छा प्यार प्रेम इस क्षेत्र से मिला है, तो उनका एक फ़र्ज़ भी बनता है, एक दायित्व भी बनता है, और इस जनता का कर्ज उतारने का समय भी उनके पास है कि भाई वो क्षेत्र की पैरवी करें। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। और मैं अगर व्यक्तिगत मेरी बात करूँ तो मुझे विश्वास भी नहीं कि आने वाले समय में ऐसा होगा। और वो करना चाहें तो उनके पास अल्टरनेट हैं, ये 2-3 मैंने बताए, अगर ऐसा करें वो
तो निश्चित रूप से हमें इस आंदोलन में सफलता भी मिल सकती है। सर, अगर हम एक दूसरा एंगल सोचें, दक्षिणी हरियाणा ने अब की बार भी बीजेपी को लगभग मोस्टली जो ज़्यादातर सीटें वो दी हैं, और अब जो घमासान मचा हुआ है बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, तो कहीं दक्षिणी हरियाणा उसकी मांग ना करने लगे और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, तो क्या लगता है कि वो भी एक मुद्दा हो सकता है यहाँ पे? हो सकता है कि जैसे भाजपा पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि अगर कोई भी जैसे बात ज़्यादा उठती है तो ये ध्यान भटकाने का अक्सर काम करते हैं। और अब की बार इसमें भी पार्टी जैसे जेजेपी है, तो दुष्यंत चौटाला का भी हमने देखा है कि पहले वो अच्छे बयान देते थे जब उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन जब से उनकी सरकार में हिस्सेदारी हुई है तो यू टर्न मारने में वो भी आजकल माहिर हो रखे हैं कि जो बातें वो विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पे आरोप लगाते थे, इतने बड़े बड़े आरोप प्रधानमंत्री तक वो लगाते थे, लेकिन आज उनको ये कुछ बातें दिखाई नहीं देती। उन्होंने चुनाव से पहले युवाओं को लेकर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर, मतलब हर क्षेत्र को लेकर उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तक उनका कोई वादा मैं कहूँ कि कोई पूरा नहीं हो पाया। सर, इसी बीच एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ। आपका भी एक बयान सुना था मैंने, और उस समय भी हमने देखा था कि जिस समय यहाँ पे आए थे दुष्यंत चौटाला, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार में हिस्सेदारी होती है या हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला जो काम होगा वो महेंद्रगढ़ को इसका हक दिलाने का होगा। तो इस पे आप क्या कहें? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने हर मुद्दे पर जैसे चर्चा करी थी। जब ये जेजेपी नई पार्टी बनी, जब इसका संगठन तैयार हो रहा था, तो यादव धर्मशाला में इनकी पहली मीटिंग थी जेजेपी की, जब ये नाम रखा गया था। तो यहाँ के लोगों ने, जो जेजेपी के जैसे जिला अध्यक्ष हैं रमेश पाले, जिनकी आपने बात करी, तो जब भी हमारा आंदोलन होता था तो वो एक बात का दावा करते थे कि दुष्यंत चौटाला से मेरी बात हो रखी है और कभी भी अगर उनकी सरकार की हिस्सेदारी होगी तो इस बात का परमानेंट समाधान हो जाएगा। और वही बात यादव धर्मशाला में यहाँ के जेजेपी के पदाधिकारियों ने रखी थी कि हमारे क्षेत्र की 2-3 समस्याएं बताई गई थी, जिसमें हायर रेजिडेंट थी, एम्स की मांग थी, और उस समय वो सांसद थे वो। और ये जो हमारे क्षेत्र की महेंद्रगढ़ क्षेत्र की सबसे अहम मांग थी जिला हेडक्वार्टर की, तो उन्होंने कहा था कि मैं अब तो विपक्ष में इसको उठाऊंगा और आने वाले समय में अगर हमारी कभी भी सरकार बनती है तो उसका परमानेंट समाधान करवाएंगे, चाहे उसके लिए नारनौल को अलग जिला बनाना पड़े, चाहे और कोई भी समाधान निकालना पड़े, महेंद्रगढ़ को उसका हक मिलेगा। लेकिन आज देखो उसके कितना विपरीत हो रहा है। अब वो कह के गए थे हक मिलेगा, लेकिन जो ये कमेटी बनाई वो उनकी अध्यक्षता में काम कर रही है, और वो अब हक दिलाने की बात तो दूसरी है, वो अब हक छीनने का काम कर रहे हैं। जो एक नाम बचा हुआ था उसको छीनने का काम कर रहे हैं। उनको करना तो ये चाहिए कि महेंद्रगढ़ का समाधान करना चाहिए अगर वादों की हम बात करें तो, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए, अब उस बात पर कोई जवाब नहीं दे रहे। दूसरा मैं बता रहा था कि जहाँ तक यू टर्न की बात है तो हर मुद्दे पर कई ये सरकारें ध्यान भटकाती है। अब पीछे भी किसानों को लेकर, चलो अपने तो यहाँ वो फसल नहीं उगाई जाती, धान उत्तर हरियाणा में उगाई जाती है, तो जब कांग्रेस ने इसका ज़्यादा विपक्ष में इसका रोल किया, उन्होंने एक आदेश किया था कि भाई अब की बार धान की जो है बिजाई बंद कर दी गई। पानी की वजह से एक नई योजना इन्होंने शुरू की थी। जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो दुष्यंत चौटाला ने खुद ये बयान दे दिया, बोलो कि ये बात किसने कही है, जबकि गवर्नमेंट का एक लेटर जारी हो चुका था। लिखित आदेश को भी मतलब दरकिनार कर देते हैं कई बार। उन्होंने कहा कि भाई आपको किसने कहा, आपको तो कांग्रेस भड़का रही है। अब उनको एक बात ये सोचनी चाहिए कि लेटर कांग्रेस ने जारी थोड़ी कराया है, ये हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारियों ने जारी किया है कि भाई आप धान की फसल मत लगे। लेकिन उस पर भी वो बात को बदल गए, बोले आप फसल की तैयारी करो, आपको ध्यान के लिए। बाद में अब तक वो लेटर रिवाइज नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि आप लगाओ, आपका करा जाएगा। तो ये दोहरे बयान आते हैं। जैसे हमारे अभी ताज़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का था PTI वाला 1983 जो था, उस पर भी इन्होंने पहले एक लेटर जारी किया कि भाई इसको 3 दिन में हटा दो। फिर ये वर्बली कहने लगे कि भाई नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपको रखा जाएगा। फिर 1 जून को दोबारा से फिर लेटर जारी कर दिया कि आपको तुरंत प्रभाव से 1 ही दिन में रिलीव करो। तो ये बार बार सरकार जो नियम बदल रही है, इसमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही शामिल है। और जब भी कोई बात जैसे ज़्यादा हाईलाइट होने लगती है तो उस समय इस बात को दबा देते हैं। अब जैसे आपने बात करी कि प्रदेश अध्यक्ष की, हो सकता है कि इस माहौल में इन्होंने ये कोई स्टंट भी मार दिया हो, भाई अगर इस बात को हम थोड़ा गर्म कर देते हैं तो लोगों का ध्यान उधर उस मुद्दे से हटकर और इस पर लग जाएगा, तो उस बात को भूल जाएंगे। लेकिन ये फिलहाल की जो कंडीशन है, इस विकट परिस्थितियों में ऐसा अगर इन्होंने किया है तो बहुत गलत है। क्योंकि हमारे ज़िले की जो एकता थी, जो हम सब मिल के काम कर रहे थे, इस
बात के आने के बाद में कहीं ना कहीं आपसी तनाव बढ़ा है हमारे। आप सपोज करो कि नारनौल भी हमारा हिस्सा है, नांगल चौधरी भी है, तो तनाव पैदा हुआ है। तो हम सरकार से, उप मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि ऐसे फैसले आपने किए हैं या नहीं किए हैं, आप इनको जो है ना पब्लिक के सामने न लाएं। ये लाने से आपसी तनाव पैदा होता है, आपसी फूट बनती है। और भाजपा पार्टी का तो अक्सर जहाँ तक हमने देखा ये रहा है कि भी ये डिवाइडेशन रूल वाले राजनीति पे चलते हैं, भी फूट आपस में जो है ना वो करते रहो और इनको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये अपनी हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हो अपनी राजनीति के चक्कर में भी उन्होंने कुछ कर दिया हो, लेकिन हमें उस बात की तो खैर नॉलेज नहीं है। लेकिन हम तो सरकार से ये निवेदन करेंगे कि ऐसा फैसला अगर उन्हें सोच भी रखा है करना है तो वो उस फैसले को बदलें और जो हमारे ज़िले का भाईचारा है इसको ख़राब न करें। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। तो आपने देखा कि जिस तरीके से सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव ने बताया कि वो साफ साफ शब्दों में ये चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है ये बचा रहे और इसकी जो असमत है वो बची रहे। आने वाले समय में क्षेत्र उन्नति करे, ना कि पीछे की तरफ धकेला जाए। और इसी तरीके से जो शायद हो सकता है राजनीति भी हो या जिस भी तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, सभी को इन मुद्दों पे साथ आना चाहिए और महेंद्रगढ़ के लिए काम करना चाहिए। जबकि ये अपनी असंतुष्टि भी जता चुके हैं, जो पूर्व के विधायक रहे हैं या फिर वर्तमान विधायक की हम बात करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि आप लोग महेंद्रगढ़ के लिए क्या चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर महेंद्रगढ़ वासी अपनी बात को हम तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके। धन्यवाद। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।